नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सत्तारी सिलसिला, कलंदरिया सिलसिला, महदवी आंदोलन, मदारिया शाखा इत्यादि इसके बारे में। यह सूफी आंदोलन से के संबंधित जो लेक्चर हैं उसी का भाग है। पिछली वीडियो में हमने नक्शबंदिया सिलसिला तक पढ़ लिया था। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर्स में शुरू करते हैं सत्तारी सिलसिला। देखिए, सत्तारी सिलसिला जो है, सत्तारी सिलसिला को पहले मध्य एशिया में व ईरान में इश्किया तथा तुर्की में बिस्तामिया नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मध्य एशिया में इश्किया नाम से जाना जाता था और तुर्की में बिस्तामिया नाम से जाना जाता था। इसके बाद सत्तार का जो अर्थ होता है वह गति होता है। क्या होता है? गति होता है। और इसके अंतर्गत इसमें कहा गया है कि जो साधक है इस सिलसिला को फॉलो करने वाला होता है वो फना से लेकर बका तक की अवस्था प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई सत्तारी सिलसिला के बारे में, शुरुआत के बारे में। अब जानते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, कि भारत में इसका प्रवर्तक कौन था। तो दोस्तों, भारत में इसका प्रवर्तक शेख अब्दुल सत्तार को माना जाता है। शेख अब्दुल सत्तार को माना जाता है और इन्हीं के नाम पर ही इसका सिलसिला यानी श्रेणी शाखा का नाम सत्तारी सिलसिला कहा गया है। इन्होंने कहा कि जो भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है मेरे पास आए, उसको ईश्वर तक मैं पहुंचाऊंगा। ठीक है। इसके बाद इनके एक और शिष्य थे जो शेख मोहम्मद गौश जिनका नाम था। ये भी शाखा के प्रमुख सूफी थे। शेख मोहम्मद गौस की दो प्रमुख रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक रचना का नाम है जवाहिर एक खमसा और दूसरी है औराद एक गौसिया। ठीक है। जवाहिर एक खमसा में इन्होंने रहस्यवादी तंत्र मंत्र तथा झाड़ फूक का वर्णन किया है, जबकि औराद एक गौसिया में इन्होंने सूफी सिद्धांत और हिंदू ज्योतिष का उल्लेख किया है। इनकी मृत्यु 1562 में ग्वालियर में हो जाती है और ये ग्वालियर में एक प्रमुख स्थल है। काफ़ी लोग आते हैं इनकी मज़ार पे। ठीक है। इस प्रकार से ये सत्तारी सिलसिला के बारे में हमने पढ़ लिया जो भी महत्वपूर्ण था। इसके बाद हम अगले सिलसिला के बारे में पढ़ेंगे जो कि है कलंदरिया शाखा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कलंदरिया शाखा के जो लोग थे, पहले हम जान लेते हैं इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है कलंदर शब्द का। कलंदर शब्द का उल्लेख सबसे पहले सर अब्दुल अजीज मक्की के नाम से मिलता है। ठीक है, अब्दुल अजीज मक्की के नाम से मिलता है और अब्दुल अजीज मक्की के बारे में कहा जाता है कि ये मोहम्मद साहब के साथियों में से थे जो आज भी जीवित हैं। ठीक है, और आज भी जीवित हैं। तो इस शाखा के जो लोग थे, इस शाखा के जो मानने वाले लोग थे, वो सिर मुड़वाते थे, दाढ़ी मूछ मुड़वा देते थे और बिल्कुल जो हिंदू धर्म में नागा संप्रदाय के लोग रहते हैं वैसे ही रहते थे। नशे का सेवन भी करते थे। इन्हें जो ये कलंदरिया शाखा के लोग थे, इन्हें खानकाह का जीवन पसंद नहीं था। खानकाह बताया था हमने क्या होता है, जहाँ पर पीर या सूफी जो भी है वो रहता था और अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार वहाँ पर रहकर करता था। इन्हीं कलंदरिया शाखा में एक नाम सामने आता है जिनका नाम है सैयद खिजर रूमी। सैयद खिजर रूमी जो हैं एक बार दिल्ली आते हैं और ख्वाजा बख्तियार काकी से मिलते हैं। जी, ख्वाजा बख्तियार काकी के बारे में हमने पढ़ रखा है कि चिश्ती संप्रदाय से थे, वो फॉलो करते थे। तो जब ये मिलते हैं और इन्होंने एक दूसरे के मत को स्वीकार किया, किन्हें? सैयद खिजर रूमी ने और ख्वाजा बख्तियार काकी ने। तो जब एक दूसरे के मत को स्वीकार कर लेते हैं
तो ये जो इनका जो शाखा है उप शाखाओं में बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? जो चिश्तिया शाखा थी वो चिश्तिया कलंदरिया उप शाखा में विभाजित हो जाती है, और जो कलंदरिया शाखा थी वो कलंदरिया चिश्तिया उप शाखा में विभाजित हो जाती है या बढ़ जाती है। इसके बाद बात करते हैं कलंदरिया शाखा का भारत में किसने प्रचार प्रसार किया और भारत में किसने बढ़ाया। तो एक संत सूफी हैं सैयद नजीमुद्दीन कलंदर। कलंदर के नाम पर ही भारत में इसे कलंदर शाखा बोला गया, और इन्होंने प्रचार प्रसार किया। और ये जो सैयद नजमुद्दीन कलंदर थे ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे, और ये जब बाद में खिज्र रूमी के मुरीद हो जाते हैं और वहाँ से लौटकर भारत में ये कलंदरिया शाखा का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है। इसके बाद जानते हैं कि इसके बाद एक और है, इनके 1432 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मज़ार मांडू में है। इसके बाद इनके जो एक और हैं सूफ़ी कुतुबुद्दीन कलंदर, ये इस शाखा का कलंदरिया शाखा का प्रचार प्रसार करते हैं और इन्हें सरंदाज की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। और इनकी मृत्यु जो थी 1518 ईस्वी में हो जाती है। तो हमने इस कलंदर शाखा में क्या क्या पढ़ लिया कि कलंदर शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है, ये इनका व्यवहार कैसा था, कैसे रहते थे और किसका पालन करते थे। भारत में कलंदरिया शाखा का विस्तार प्रचार प्रसार सबसे पहले किसने किया, और कलंदरिया शाखा की उपशाखाओं के बारे में जान लिया, और इनके प्रमुख सूफियों के बारे में भी हमने जान लिया। इतना पर्याप्त है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब जानते हैं हम अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे मदारिया शाखा के बारे में जानेंगे। मदारिया शाखा के बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो इसके जो भारत में जो इसके प्रचार प्रसार किया या फिर जिसे बढ़ाया वो शेख बहाउद्दीन मदान थे। कौन थे? शेख बहाउद्दीन मदान। शेख बहाउद्दीन मदान ये शेख मोहम्मद तैफरी के शिष्य थे, और इन्होंने मदारिया शाखा की स्थापना कहाँ की? कानपुर में की। कानपुर उत्तर प्रदेश में की। और ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक सोमवार को ये आशीर्वाद दिया करते थे। इनकी मृत्यु 1485 ईस्वी में हो जाती है। मकनपुर में शाह मदार की मजार आज भी एक तीर्थ स्थान है। ठीक है। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। महदवी आंदोलन। महदवी आंदोलन में सबसे पहले हम महदवी का अर्थ जान लेते हैं कि महदवी का मतलब एक पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम में एक मसीही आंदोलन चलाया जाता है। कौन सा आंदोलन चलाया जाता है? मसीही आंदोलन। और मुस्लिम मसीहा को ही महदी कहा गया था। महदी का अर्थ होता है निर्देशित अथवा पथ प्रदर्शित, मतलब कि जो दूसरों को निर्देश देने के योग्य हो। ऐसे एक बार सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के काल में रुकन नामक व्यक्ति ने स्वयं को महदी घोषित कर दिया, जिस पर उस सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उसे मृत्युदंड दे दिया। तो भारत में जो जौनपुर नामक जगह पर है, वहाँ पर इस आंदोलन को नवजीवन मिला, और ये नवजीवन सैयद मोहम्मद ने दिया और उन्होंने स्वयं को महदी घोषित किया। और यहाँ पर एक शब्द देख रहे हैं दायरा। दायरा किसे कहते थे? दायरा का मतलब होता था कि जहाँ पर महदियों की बस्तियाँ होती थी उसे दायरा कहते थे। ठीक है। जहाँ पर महदियों की बस्ती होती थी उन्हें दायरा कहते थे, और जहाँ पर पुरुष समुदाय रहते थे, जो पुरुष समुदाय के कच्छ होते थे, उन्हें जमात खाना कहते थे। तो इसके बारे में कहा जाता है महदवी आंदोलन के बारे में कि कोई नया सदस्य दायरे के पुराने सदस्य की पुत्री से तब तक विवाह नहीं कर सकता था जब तक कि 1 वर्ष की परीक्षा अवधि न बिता ले। महदवी लोग
अस्त्र भी रखते थे जिसके द्वारा वो बलपूर्वक गैर शरीयत कार्यों को भी रोकते थे। ठीक है, अब देखते हैं अगली शाखा में किसका अध्ययन करना है हमें। कदारिया शाखा। कदारिया शाखा के बारे में जानते हैं कि 12वीं सदी में बगदाद के महान इस्लाम संत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कदारिया शाखा की स्थापना की। किसने की कदारिया शाखा की स्थापना? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहाँ की? बगदाद में की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद में की। शेख अब्दुल कादिर को 99 से भी अधिक उपाधियां प्राप्त हैं, जिनमें से पीरान ए पीर मतलब कि संतों के प्रधान, पीर ए दस्तगीर यानी मददगार संत, और महबूब ए शुभानी यानी ईश्वर प्रेमी आदि की उपाधियां दी गई। ठीक है, ये हमने शुरुआत में जान लिया कि कदारिया शाखा का विकास कहाँ पर हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई। अब बात करते हैं भारत में इसका प्रचार प्रसार किसने किया। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार प्रसार नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने 15वीं शताब्दी में किया। प्रचार प्रसार नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने किया। मखदूम जिलानी को नसरुद्दीन महमूद जिलानी भी कहा जाता था और इसने जो अपना शिक्षा का केंद्र उच्च को बनाया। ठीक है, उच्च को बनाया। इसके बाद शेख हमीद के पश्चात इसका प्रचार प्रसार इनके दो पुत्र अब्दुल कादिर तथा शेख मूसा ने किया। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था कि आपने जान लीजिए इसका प्रचार प्रसार भारत में किसने किया, नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने। तो इसके बाद यहीं पर इसके बाद हमारा ये लगभग हमने सभी विषयों पर मतलब कि जब भी जो इम्पोर्टेंट सिलसिले थे सूफी आंदोलन से पढ़ लिए और हमने पूरा टॉपिक लगभग ख़त्म कर दिया है। और जो भी कुछ विशेष तथ्य इसमें छूट गए हैं तो जब हम इसका MCQ का वीडियो बनाएंगे तो उनमें हम इन तथ्यों को शामिल करेंगे। तो आप इस पूरा टॉपिक को समझने के लिए शुरुआत से इसके जो वीडियो हैं उन्हें समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये शाखाएँ क्या थीं, सिलसिले क्या थे, सूफीवाद क्या था और कैसे प्रचार प्रसार इसका बढ़ा, और सारे कुछ नई चीज़ें प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने आएंगी, क्योंकि पढ़ाते वक्त कुछ ना कुछ तो रह जाता ही है। एक कम समय में, एक लिमिटेड टाइम में काफ़ी कुछ बताना होता है। तो बाकी चीज़ों को हम जो हैं वो प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करेंगे जो और नए तथ्यों को जानेंगे। तो फिलहाल हमारा जो भारत में सूफीवाद यानी तशफ़्फ़ुफ़ है ये चैप्टर एंड हो जाता है। इसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में।